जय हिंद दोस्तों ते सत श्री अकाल है ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। तो दोस्तों आज का जो वीडियो का सजेशन है वो आया है मिस्टर अग्निहोत्री जी का, जो कि कह रहे हैं कि आपसे पहले मैं काफ़ी सारे चैनल्स को फॉलो करता था, जैसे कि कुछ नाम इन्होंने बताए हैं तो मैं वो नाम तो यहाँ नहीं लेना चाहूँगा, तो इन्हें मैं फॉलो करता था। कुछ दिन पहले ही मुझे आपका चैनल मिला है और आई एम ग्लैड कि मुझे ये चैनल मिल गया। यार शेयर वेयर करते रहा करो ना वीडियोस को, तभी लोगों को मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को जिनको ज़रूरत है उनको चैनल दिख जाना चाहिए, तो इसलिए शेयर करा करो। तो आगे चलते हैं। तो आगे ये कह रहे हैं, जब मैंने आपका चैनल देखा है तो मुझे लगा कि आप जो चीज़ें बता रहे हो वो सभी चीज़ें आप अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हो, ना कि गूगल पर स्टडी कर। बाकी के जो चैनल्स मैं फॉलो कर रहा था उन चैनल्स पर भी काफ़ी अच्छी वीडियोस बनती हैं, मगर जब मैं उन्हें सुनता हूं तो मुझे साफ ये पता लगता है कि ये गूगल से स्टडी करने के बाद में वीडियो बनाई जा रही है। तो क्या ऐसे चैनल्स को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए है? और मेरा मेन क्वेश्चन जो है आपसे वो यह है कि मैं एक होम थिएटर यूज़र हूं और मैं डेनन का 3800 AVR यूज़ कर रहा हूं, जिसके साथ मैंने मॉनिटर ऑडियो के स्पीकर्स लगाए हैं। तो क्या मैं अपने इस सेटअप पर एक इक्वलाइज़र ऐड कर सकता हूं? नमस्कार, वेरी थैंक्स है सबसे पहले आपका। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने आज की डेट में पूछा है। बेसिकली 2 क्वेश्चन आपने पूछे हैं। तो देखो अग्निहोत्री जी, आपने जो चैनल्स के नाम बताए हैं ना, उनमें से कुछ चैनल्स हैं जिन्हें मैं भी फॉलो करता हूं, और उनमें से एक चैनल तो ऐसा है जो फैक्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छी नॉलेज आप लोगों को देता है। अभी नाम तो नहीं लेना चाहिए वैसे किसी का, बट अच्छी बात ही कर रहे हैं तो ले भी सकते हैं। तो वो चैनल जो है वो है व्हाट आई थिंक, जो कि इन्होंने भी मुझे बताया है। तो जो व्हाट आई थिंक चैनल्स के ऑनर हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और जब हम अपने एम्पलीफायर्स डिज़ाइन कर रहे थे तो मुझे कुछ पूछना होता है या वैसे भी कभी कुछ पूछना होता है मुझे, तो मैं उनसे फ़ोन पर बात कर उनसे ज़रूर सलाह देता हूँ, और वो बहुत अच्छी सलाह भी मुझे देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की जो डीप नॉलेज है ना उनको बहुत अच्छी नॉलेज है। उनकी वीडियोज़ में आपको वो नहीं मिलेगा कि एक गूगल से कोई टॉपिक उठाकर उसके ऊपर वीडियो बना दी, ऐसा नहीं है। वो जो भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हैं ना वो अपने दिल से बनाते हैं, अपनी रियल नॉलेज है जो उनको उस पर बनाते हैं। वो ऐसा नहीं है, कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करते कि इंग्लिश में से कोई डेटा उठाया उसको हिंदी में कन्वर्ट कर आपको वीडियो दे दी, ऐसा नहीं है। बाकी के भी जो चैनल्स आपने बताए हैं वो ज़्यादातर चैनल्स जो हैं वो सारे इसी तरीके के चैनल्स हैं जो कि गूगल से इंफॉर्मेशन उठाते हैं, उन्हें अपने शब्दों में कन्वर्ट कर एक थोड़ा सा इजी बनाकर आप लोगों को बता देते हैं। बट उनको सुनने के बाद साफ पता लगता है, अभी वो हर एक को लगता है या नहीं लगता मुझे नहीं पता, बट मैं सुनते ही ये बता सकता हूँ कि ये जो चीज़ बोल रहे हैं ना ये इनके अपने वर्ड्स नहीं हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है इन्होंने गूगल से उठाई है। अब बात आ जाती है, जैसा कि आपने पूछा उन्हें फॉलो करें ना करें, तो ये डिसीजन देखो आप लोगों का है, हमारा नहीं है। मैं किसी के बारे में भी ऐसा नहीं कह सकता कि इसे फॉलो ना करो या इसे फॉलो करो, मुझे ज़रूर करो, बट किसे ना करो ये नहीं कहा जा सकता, ऐसे नहीं बता सकता। ये चीज़ ये जो डिसीजन है ये आपको अपने आप लेना होगा। अब ये लेना कैसे होता है, तो इसके लिए आप देखो किसी को भी फॉलो कर रहे हो जिसे भी, आप उसका बैकग्राउंड देखो कि उसका बैकग्राउंड क्या है। अब मान लेते हैं कि वो बंदा वैसे तो शेफ़ है बट वीडियोस जो बना रहा है वो बना रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, तो आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो जो भी नॉलेज आपको दे रहा होगा वो किस तरह की होगी, और अपनी लाइफ में पर्सनली उसने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर देखी हैं, वो चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान आप रखो। कि तो एग्जांपल के तौर पे आप मान लो कि मैं ऑडी के ऊपर, मतलब ऑडी जो कार होती है उसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ, उसमें मैं बता रहा हूँ इसका इंजन ऐसा है, इसका ये ऐसा है, ये इतनी भागती है, इसका कंफर्ट जोन इतना है, सब कुछ बता दिया मैंने। बट मैंने पर्सनली कभी ऑडी चलाई नहीं है, चलाई तो छोड़ो, मैं कभी बैठा भी नहीं उसमें। तो वो जो वीडियो मैं बनाऊँगा ना उसके ऊपर वो मैं गूगल से डेटा निकाल कर बनाऊँगा, तो वो एक्चुअल वीडियो नहीं है। वो आपको मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ना वो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, वो मुझे रियलिटी में नहीं पता कि वो ऐसी है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, तो ये चीज़ तो फिर गलत ही होगी ना। अब मैं अगर अपनी बात करता हूँ ना तो मैं शायद पता नहीं, मुझे तो पता भी नहीं अब कि कितने सालों से मैं इस लाइन में हूँ, ये काम मैं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं यूज़ करके देखा है मैंने या मैंने सुनी है कहीं पर, मेरे फ्रेंड के पास थे, ऐसा नहीं। मैं पर्सनली इस लाइन के अंदर 2008 से हूँ। हाई एंड ऑडियो की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल नहीं। उससे अगर नॉर्मल ऑडियो की मैं बात करता हूँ तो वो तो उससे भी पहले से हूँ मैं। तो अब कितने साल हो गए आप खुद कमेंट करके मुझे भी बता देना एक बार कि मेरे को कितने साल हो चुके हैं इस लाइन के अंदर। तो अब मेरी जो एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें मुझे पता है ना, मैं आप लोगों के साथ में वो शेयर करता हूँ। मुझे खुद को अंदाज़ा नहीं है कि मैं कितने ब्रांड्स की चीज़ें यूज़ कर चुका हूँ, कितनी तरह के स्पीकर्स इस्तेमाल कर चुका हूँ। सेल की बात नहीं कर रहा मैं, इस्तेमाल की बात कर रहा हूँ जो कि मैंने यूज़ किए हैं।
मुझे खुद को नहीं पता। ये जो चीज़ है ना, वो मैं आपको फैक्ट बता सकता हूँ। आप मुझसे एक सवाल पूछोगे ना अगर कि ये एम्पलीफायर कैसा है, मेरा जो आंसर होगा ना वो ये होगा कि हाँ इसमें ये चीज़ें खासियत है, ये क्यों मैंने उसको यूज़ किया हुआ है। अगर मैंने यूज़ नहीं किया होगा, मेरा सिंपल सा आंसर आएगा आपको, भाई मैंने इसे इस्तेमाल कर नहीं देखा कभी। और आप में से बहुत लोगों ने कई बार पूछा होगा, तो मैंने यही कहा होगा कि सर मैंने इसे कंपेयर नहीं कर देखा, या फिर मैंने इसका यूज़ नहीं किया कभी, जो कि फैक्ट है। तो मैं वो चीज़ आपको बोलता हूँ। तो ये फॉलो करना है, किसे करना है किसे नहीं करना, ये आपके ऊपर है। अब आ जाते हैं आपके मेन क्वेश्चन के ऊपर, इक्वलाइजर के ऊपर, कि इक्वलाइजर यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले देखो ये चीज़ समझो कि इक्वलाइजर्स जो बनाए गए थे वो बनाए किस लिए गए थे। ये जो पहली बार जो इस्तेमाल हुआ था ना इक्वलाइजर का, ये 1920 के अंदर हुआ था। तो पहले क्या होता था कि जो रिकॉर्डिंग्स होती थी ना, वो इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं होती थी। उसमें जो फ्रीक्वेंसीज होती थी ना, वो इतने अच्छे से एक्यूरेटली रिकॉर्ड नहीं हो पाती थी। तो उनको एडजस्ट करने के लिए इक्वलाइजर बनाया गया था बाद में। पहले जो बास एंड ट्रबल आता था, तो बास एंड ट्रबल में क्या होता था, सिंपली एक फ्रीक्वेंसी को हम अप डाउन करते थे। मतलब जैसे आपका अगर एम्पलीफायर 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करता है, तो आपका जो हाइज वाला सेक्शन है ना, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को मान लेते हैं कि 5000 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर देता था। आप जब हाइज वाले नोब को बढ़ाते थे या कम करते थे, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज जो होती थी 5000 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की, वो अप होती थी और डाउन होती थी। मतलब सभी चीज़ें उसके अंदर जितना भी वॉल्यूम है वो सारा अप डाउन होता था। तो इसी तरीके से बेस के साथ भी होता था। बट प्रॉब्लम यहाँ ये आती थी कि जो रिकॉर्डिंग की जाती थी ना, रिकॉर्डिंग के अंदर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। बांसुरी बज रही है, कहीं पर वो छन छन आ रही है, कहीं पर तबला बज रहा है। तो ये सभी जो चीज़ें, इनकी फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग होती है। जब हम हाइज या लो को बढ़ाते हैं, कम करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो अप डाउन होती हैं। बट यहाँ पर दिक्कत ये आती थी कि किसी के माइंड के अंदर आया कि यार एक गाना वो सुन रहा है, तो उसमें जो बांसुरी की आवाज़ है ना, वो बहुत कम आ रही है, वो ज़्यादा आनी चाहिए। तो उसमें भाई उसके बंदे के माइंड में आया कि इस बांसुरी की फ्रीक्वेंसीज क्या है। अब एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ये मतलब पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी नहीं है ये, मुझे नहीं पता बांसुरी कितने हर्ट्ज पे चलती है। तो उसने देखा कि यार ये 7 किलो हर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये बांसुरी की आवाज़ है। तो वो उसने एक डिवाइस बना दी कि जिससे आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को अप या डाउन कर सकते हो। अब उसने क्या करा, उसने 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक के अलग अलग बैंड बना दिए। 20 हर्ट्ज से स्टार्ट किया, 20 के बाद 40 ले आया, फिर 60 ले आया। इस तरीके से उसने एक बैंड बना दिया, जिसे हम इक्वलाइजर्स में बोलते हैं ना, हम 10 बैंड का इक्वलाइजर है, 20 बैंड का इक्वलाइजर है। अब जो बांसुरी की आवाज़ थी वो 7000 हर्ट्ज पे आ रही थी, तो उसने जो 7000 हर्ट्ज वाला बैंड है ना, उसे अप डाउन करने का ऑप्शन बना लिया। तो अब वो उसे अप करता था, तो जो बांसुरी की आवाज़ होती थी ना, वो तेज हो जाती थी। तो इस वजह से इक्वलाइजर्स का इस्तेमाल किया गया था उस टाइम पर, जबकि हमारी जो साउंड रिकॉर्डिंग है वो इतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाती थी। सेकंड क्या होता था कि कैसेट्स चलती थी। तो कैसेट्स में क्या होता था, कुछ टाइम के बाद जो उसकी रील, जो रिबन होता है ना, वो रिबन घिसना शुरू हो जाता था, जिस वजह से फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो डाउन जानी शुरू हो जाती थी। अब मान लो कोई गाना आपने एक कैसेट के अंदर रिकॉर्ड किया है, उसकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो 20 किलो हर्ट्ज है। बट कुछ टाइम बाद क्या होता था, वो 20 से धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती थी। कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज हैं जो कि काफ़ी डाउन जानी शुरू कर देती थी। तो इस वजह से इक्वलाइजर्स हम कनेक्ट किया करते थे अपने सिस्टम से। जब हम कैसेट को प्ले करें तो हम उसमें इक्वलाइजर ऐड कर देंगे, तो अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी का जो लॉस हो रहा है उसे हम एडजस्ट कर लेंगे। तो ये वजह थी इक्वलाइजर्स को कनेक्ट करने की। लेकिन आज के टाइम पर आप खुद सोचो इस चीज़ को कि हमें इक्वलाइजर्स की क्या सच में ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से मोस्टली लोगों का जो आंसर होगा वो यही होगा कि नहीं है। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपका क्या कहना है, कि आपको लगता है कि अभी भी इक्वलाइजर्स की ज़रूरत है हमारे म्यूज़िक सिस्टम के अंदर। क्योंकि आजकल की जो साउंड रिकॉर्डिंग है ना, वो सारी डिजिटल वे के अंदर की जाती है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी है। एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी जितनी होनी चाहिए उतनी ही हमें दी जाती है। इसीलिए आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि मोस्टली जो हाई एंड एम्पलीफायर्स आते हैं उनके अंदर बास एंड ट्रबल का कंट्रोल भी नहीं होता है, वो फ्लैट होते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि आज की डेट में जो साउंड रिकॉर्डिंग की जाती है ना, वो पहले ही इतनी एक्यूरेट की जाती है कि आपको बास बढ़ाने की या हाइज बढ़ाने की या किसी भी पर्टिकुलर बैंड को अप डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का वॉल्यूम गेन जितना होना चाहिए वो ऑलरेडी उतना ही दिया जाता है, जिससे कि हमें एक बैलेंस्ड आवाज़ मिल जाती है। इसी वजह से जो हाई एंड एम्पलीफायर्स आते हैं उनके अंदर बास एंड ट्रबल का कंट्रोल तक नहीं दिया गया होता। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करता हूं तो मैं खुद
ऐसे एम्पलीफायर्स यूज़ करना ज़्यादा पसंद करता हूँ जिसके अंदर बेस एंड ट्रबल का कंट्रोल नहीं दिया गया होता है, जो कि फ्लैट मोड पर काम करते हैं, फ्लैट चलते हैं, क्योंकि उससे मुझे ओरिजिनल जो वॉल्यूम है, जो ओरिजिनल आवाज़ है, जो कि एक बंदे ने रिकॉर्ड की है, जिसने भी मिक्सिंग की होगी, उसने जो फ्रीक्वेंसीज को वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम दिया है, वही वॉल्यूम मुझे मिल रहा है। तो आज की डेट के अंदर हमें इस वजह से भी इक्वलाइजर्स की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं पड़ती है। सेकंड, आज की डेट के अंदर जो डाटा है वो सारा ज़्यादातर डिजिटल हो चुका है। आप सीडी का यूज़ करते हैं, आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि जैसा डाटा फर्स्ट टाइम पर आपको दिया जाता है ना, तो वो लाइफ टाइम के लिए वैसा ही रहता है, उसमें किसी भी तरह की फ्रीक्वेंसीज का लॉस हमें नहीं मिलता है। तो जब हमें लॉस ही नहीं मिल रहा है तो हम उससे गेन क्यों करेंगे? जब हमें पहले ही एक परफेक्ट ऑडियो मिल रही है तो हमें ज़रूरत क्या है उससे अप डाउन करके खाम खा के पंगे लेने की? तो इस वजह से भी मेरे हिसाब से आज की डेट में आपको इक्वलाइजर्स की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, आप एक AVR का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो AVR के अंदर तो ऑलरेडी इक्वलाइजर दिया गया, EQ मोड हमें दिए गए होते हैं। आप अपने किसी भी पर्टिकुलर चैनल की फ्रीक्वेंसीज को सेट कर सकते हो, 6-7 बैंड आपको मिल जाते हैं जिसे कि आप एडजस्ट कर सकते हो। तो जब पहले ही आपको इक्वलाइजर दिया गया है उसके अंदर, तो आपको फिर ज़रूरत ही नहीं है कोई किसी भी तरह का एक एक्सटर्नल इक्वलाइजर लगाने की। भाई देखो, शौकिया तौर पे लगाना चाहते हो, एक लुक के लिए लगाना चाहते हो कि उस स्पेक्ट्रम्स वगैरह चल रहे हैं, तो एक अलग चीज़ आ जाती है। बट नॉर्मली अगर बात की जाए ना साउंड क्वालिटी को लेकर, तो ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको लगाने की। बाकी डिसीजन देखो आपका है, आपने सुनना है, तो ये तो मेरा ओपिनियन है कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है। बाकी अब आपके ऊपर है कि आपको क्या अच्छा लगे। आपको हो सकता है कि आप जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, आप इक्वलाइजर लगा के उनको और ज़्यादा बूस्ट कर कर सुनो तो आपको और अच्छा लगता हो, क्योंकि हर बंदे की जो साउंड लिसनिंग है वो अलग होती है। क्योंकि देखो, सबका जो लिसनिंग एक्सपीरियंस होता है ना, वो सबका अलग अलग टाइप का होता है। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। तो ये डिसीजन, फाइनली जो डिसीजन है, ये आप लोगों का है। बट मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। तो मेरे हिसाब से आज की डेट में इक्वलाइजर्स की या फिर बास एंड ट्रबल के सर्किट की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली आपने बहुत सारे एम्पलीफायर्स ऐसे देखे होंगे जिसके अंदर बास एंड ट्रबल नहीं आता है, या फिर बास एंड ट्रबल का कंट्रोल अगर दिया भी गया होता है तो साथ में आपको एक डायरेक्ट या प्योर ऑडियो का बटन मिल जाता है जिससे कि वो बाईपास हो जाता है। तो वो इसी वजह से दिया गया। अब इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, लाखों के अंदर एम्पलीफायर्स बना रहे हैं, बास एंड ट्रबल का सर्किट नहीं लगा रहे। क्यों नहीं लगा रहे? मतलब लाखों में है वो आपको एम्पलीफायर्स दे रहे हैं, तो वो एक कितने का आता होगा? वो वॉल्यूम कंट्रोल जो सर्किट अंदर बनेगा कितने का होगा यार? मतलब उनका 1 लाख का अगर एम्पलीफायर है तो वो जो सर्किट आएगा वो कितने का? 2000, 3000, 4000 का बन जाएगा। तो वो चाहे तो लगा सकते हैं ना, बट वो नहीं लगा रहे हैं। क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि वो लगाना सही नहीं है आज की डेट के अंदर, इसलिए वो नहीं लगा रहे हैं। जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आनी चाहिए वो आपको मिल रही है, इसी वजह से वो नहीं लगा रहे। तो बट अभी बाहर के लोगों को तो देखो ये चीज़ समझ आ चुकी है, बट इंडिया के अंदर अभी भी मेरे पास खुद के पास ही बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि इस एम्पलीफायर में बास एंड ट्रबल का कंट्रोल नहीं है, तो हम कैसे एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर लोग मांगते हैं भाई बास एंड ट्रबल, लेकिन जब लोगों को यहाँ पर भी समझ आनी शुरू हो जाएगी कि इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये उल्टा आवाज़ को और ज़्यादा ख़राब कर रही हैं, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में समझना शुरू हो जाए। तो एंड ऑफ द डिस्कशन तो यही है कि इक्वलाइजर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप आज के जो म्यूज़िक सिस्टम्स हैं उनके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है इक्वलाइजर्स की। इक्वलाइजर्स का इस्तेमाल आज भी किया जाता है, लेकिन वो कहाँ किया जाता है? वो किया जाता है लाइव साउंड के अंदर, जहाँ पर फ्रिक्वेंसीज कंट्रोल नहीं होती हैं, क्योंकि वो लाइव आ रही हैं। अभी हो सकता है किसी आदमी की आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी है, तो वहाँ पर इक्वलाइजर चाहिए हमें। क्यों? उसकी आवाज़ इतनी भारी है कि स्पीकर्स में जो आवाज़ निकल रही है वो आवाज़ इतनी भारी हो रही है कि वो फट रही है, तो उसे कम करने के लिए हमें इक्वलाइजर चाहिए। किसी की आवाज़ पतली है, ज़्यादा चुभ रही है कानों में, उसे बूस्ट, उसको थोड़ा मोटा करना है आपने, तो वहाँ इक्वलाइजर चाहिए है आपको। तो ऐसी जो जगह हैं जहाँ पर लाइव म्यूज़िक प्ले हो रहा है या फिर लाइव मिक्सिंग की जा रही है, तो यहाँ पर हमें क्रॉसओवर्स की ज़रूरत पड़ती है। अभी हमने खुद अपने भी इक्वलाइजर्स बनवाए थे बाहर से, 5 पीस ही बनवाए थे हमने, वो जो कि सेल कर दिए थे। मैंने सोचा था कि उनकी वीडियो में डालूंगा, बट वो पहले ही सेल हो गए थे। बट उनके सेल होने का जो असली कारण था ना, वो ये नहीं था कि लोगों ने फ्रिक्वेंसीज बढ़ानी थी अपनी, या वो उन्होंने साउंड के जो बैंड्स हैं उनके साथ अलग अलग फ्रिक्वेंसीज के साथ में अप डाउन करना, ऐसा नहीं था। वो था सिर्फ और सिर्फ उसकी लुक, क्योंकि उसमें पूरी डिस्प्ले थी, आगे स्क्रीन थी, उसमें स्पेक्ट्रम्स थे, तो वो स्पेक्ट्रम्स जो चलते हैं ना वो देखने में अच्छे लगते हैं। तो इस वजह से वो जो 5 जो पीस हमने बनवाए थे वो सेल हुए, वो सिर्फ इस रीज़न की वजह से हुए थे। उसमें भी हमने एक बाईपास का बटन दिया था, जिससे कि आप बाईपास कर दोगे तो इक्वलाइजर की जो लाइट्स हैं ना, जो स्पेक्ट्रम्स हैं, वो चलते रहेंगे, लेकिन जो आवाज़ है वो पीछे से जो आपको सिग्नल मिल रहा है ना, वही सिग्नल आपके एम्पलीफायर में जा रहेगा। जिससे क्या होगा? फ्रिक्वेंसीज के साथ में कोई छेड़खानी नहीं होगी, बस वो लुक जो है, वो स्पेक्ट्रम्स जो चल रहे हैं उसके, वो देखने में अच्छे लगेंगे आपको। तो बस इस वजह से हमने इक्वलाइजर रेडी किए थे, बट वो 5 पीस ही कर रहे थे।
अभी और बनवाऊंगा मैं, तो उसकी वीडियो भी लेकर आऊँगा जल्दी आपके लिए जब भी वो बन जाएंगे। तो आज की डेट के अंदर आपको इक्वलाइजर्स की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको। बाकी आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है, आपको कैसी आवाज़ चाहिए उस पर डिपेंड करता है। दैट्स इट। तो फिर से मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा मिस्टर अग्निहोत्री जी कि आपने बहुत अच्छा एक सवाल पूछा है, और हो सकता है कि और लोगों के माइंड में भी हो चीज़, तो आई थिंक उनको भी ये चीज़ क्लियर हो गई हो। तो आप लोगों के माइंड में भी अगर कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो आप पूछा करें, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के कोशिश करूंगा कि आपको उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन दे सकूं। और ये जो सभी इन्फॉर्मेशन है ना, ये मैं कहीं से पढ़ लिख कर आपको नहीं दूंगा, मैं कहीं भी कोई भी स्क्रिप्ट नहीं बनाता हूँ। अभी मेरे कोलीग ने मुझे कहा कि ये कॉमेंट है, इसके ऊपर वीडियो बनानी है, सीधा कैमरा सेटअप किया अपना, बैठ गया और मैंने अपनी ये जो वीडियो है बता दी। क्यों बता दी? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये 2008 से लेकर आज तक मैं कर देख चुका हूँ। मुझे पता लग चुका है इस चीज़ का कि इस सेटअप के अंदर इक्वलाइज़र की ज़रूरत होती है या नहीं होती है, आवाज़ क्या बदलती है, अच्छी बदलती है, बुरी बदलती है, क्या होता है, ये चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मुझे कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको बताने के लिए। दैट्स इट, इसलिए मैंने आज की इस वीडियो को बता दिया। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर आप चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे ऐसी वीडियो बनवाना, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और अपना वो टॉपिक, अपना वो क्वेश्चन मुझे बताइए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या कहना है, आपके हिसाब से इक्वलाइजर्स की ज़रूरत आज की डेट में है या नहीं है। तो ये अपना ओपिनियन, आपका क्या कहना है और क्यों है, अगर नहीं है या है। हो सकता है मैं कुछ भूल भी गया हूँ आपको बताना, क्योंकि कोई स्क्रिप्ट तो मैं बनाता नहीं हूँ, तो वो भी मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। और मैं आपसे अब मिलूंगा अगली वीडियो में। अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा, और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, सत श्री अकाल।